अपकमिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे बहुत अच्छा कर सकता है और पोटेंशियल है अच्छा करने का, उस पर बात करते हैं। क्यों करना है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के बारे में बात? क्योंकि गौतम गंभीर 2 सीरीज हार के व्हाइट वॉश होके साफ साफ एक्सक्यूज दे दिया कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसे चैंपियन प्लेयर नहीं था। इसका मतलब है हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए। दूसरा चीज, मैं ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूं जिसको बीसीसीआई भी कंसिडर नहीं करेगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के ऑलराउंडर्स है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इज मणिशंकर मुरा सिंह। चाहे वो अपना जान भी दे दे क्रिकेट ग्राउंड में, मुझे नहीं लगता बीसीसीआई कंसिडर करेगा। दिस इज द हार्ड ट्रूथ। हाँ, आईपीएल में बिक जाए तो शायद अलग सीन होगा कि एक बड़े स्टेज पे लोगों ने आपको देखा, जो दिखता है वही बिकता है, वरना मणिशंकर मुरा सिंह को शायद बीसीसीआई कंसिडर नहीं करेगा। इट्स सैड बट दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, पहले समझते क्यों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए या फिर क्यों हम बना नहीं पा रहे। पहला रीजन तो ये, जो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमारे पास है, फिटनेस लेवल बहुत ही खराब है, हद से ज्यादा खराब। अभी के लिए 2 है, एक नीतीश कुमार रेड्डी, एक हार्दिक पांड्या। दोनों का फिटनेस लेवल देख लो और कितना फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होता है वो देख लो। दूसरा रीजन, इंपैक्ट रूल। आईपीएल के इंपैक्ट रूल की वजह से किसी पे दम ही नहीं है कि एक छोटा अनकेप्ड ऑलराउंडर को ग्रूम करे। आप सोचो, आप क्यों आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पे रिस्क लोगे एक अननोन अनकेप्ड ऑलराउंडर को ग्रूम करने का, जब आपके पास चांसेस है कि आप उसको रिप्लेस करके एक फुल टाइम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो। तीसरा रीजन इसलिए नहीं बन रहा है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में, क्योंकि आईपीएल की हाईवे पिचेस पे 1 सेकेंड कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। अगर मैं मान लेता हूं मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि सूर्यवंशी शेडगे ऑलराउंडर बन सकता है, कितने मैचेस पे कितना ओवर डालेगा सूर्यवंशी शेडगे आईपीएल में? नहीं डालेगा ना। जहां पे बड़े बड़े बॉलर 10-12 की इकोनॉमी में मार खा रहे हैं, उधर क्या श्रेयस है सूर्यवंशी शेडगे को 3-4 ओवर देगा। और जब तक आप बॉलिंग नहीं दोगे बड़े स्टेज पे, है ना, जब तक आप बड़े बड़े बैट्समैन के सामने बॉलिंग नहीं दोगे, आपको पता कैसे लगेगा ये प्लेयर कितना अच्छा कर सकता है? फिटनेस लेवल, इंपैक्ट प्लेयर रूल, आईपीएल के हाईवे पिचेस थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है कि हम क्यों क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और नाम ले लेता हूं जिनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, कि मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 साल तक एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है एज एन ऑलराउंडर। फर्स्ट नाम वेंकटेश अय्यर, बॉलिंग मुझे उतना बिल्कुल खास नहीं लगता उनका। दूसरा नाम रमनदीप सिंह, जहां पे उन्होंने शुरू किया था करियर पे बॉलिंग पे, अभी भी उधर ही है। तीसरा नाम अर्शिन कुलकर्णी, मैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे इनको ऑलराउंडर नहीं मानता हूं और ना ही मुझे लगता कि बीसीसीआई मौका देगा। कुछ बड़े नाम लेता हूं डोमेस्टिक का, उनमें से एक है अतीत सेठ। मुझे लगता है कि अभी तक अगर बीसीसीआई को कंसिडर करना पड़ता अतीत सेठ को, तो अभी तक कर लेते। तो मुझे लगता है बीसीसीआई अभी के लिए अतीत सेठ की तरफ देखेगा, एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे। दूसरा नाम है मोहित जंगरा। मोहित जंगरा का सर्विसेज के लिए जैसा बैटिंग परफॉर्मेंस रहा है पिछला सीजन, आई डोंट थिंक कि मोहित जंगरा भी अभी के लिए अगले 2-3 साल तक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे। मेरा तीसरा नाम है राज अंगद बाबा। ठीक है, बाबा बहुत टैलेंटेड लगता है मुझे, लेकिन मेंटली शायद थोड़ा और डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये कुल मिला के 6 प्लेयर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, अतीत सेठ, मोहित जंगरा और राज अंगद बाबा। मुझे लगता है इनको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब आते हैं मेन वीडियो पे। जो मेरा पहला नाम है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो सबसे पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है, वो है मध्य प्रदेश से माधव तिवारी। अब माधव तिवारी का बैटिंग मैंने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार जब आईपीएल में उन्होंने बॉलिंग किया तो मुझे लगा कि मुझे एमपी T20 फॉलो करना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट हर मैच देखा है एंड दिस गाय इज डैम इंप्रेसिव, डैम इंप्रेसिव। बहुत अच्छा क्वालिटी है, जो हंगर है, जो डिसिप्लिन है और जो गेम अवेयरनेस है, वो शायद उसमें सबसे ज्यादा है। गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं बैट से बात करूं, इस बार एमपी T20 में ज्यादातर मैचेस नंबर 4 पे बैटिंग करना है, मतलब मिडिल ऑर्डर बैटिंग बैट्समैन या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पे भी बैटिंग कर सकते हैं। 370 रन बनाए, 62 का एवरेज, 169 का स्ट्राइक रेट। इनिंग्स को बिल्ड करना चाहता है और स्पिनर्स के अगेंस्ट पावर हिटिंग कैपेबिलिटी भी बेहतरीन है। 9 इनिंग्स पे बॉलिंग किया इन्होंने और 9 इनिंग्स पे 6 बार न्यू बॉल से बॉल किया। समझ रहे आप आपको ये चीज, क्योंकि आईपीएल में शायद फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज आ रहा था जो 2 मैच खेला है, लेकिन इस बार एमपी T20 में, इनफैक्ट पिछले साल एमपी T20 में भी वो ओल्ड बॉल से आ रहा था, लेकिन इस बार 6 इनिंग्स पे वो न्यू बॉल लिया। इसके मतलब कैप्टन से बात हुआ, अगर वो खुद भी चाहता है वो खुद को डेवलप करे और आईपीएल में उनको फुल चांस मिले और बॉलिंग करे। 135 का स्पीड आराम से वो टच कर रहे हैं। उनके पास 4 वेरिएशंस है स्लोअर वन का, ऑफ कटर, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, लेग कटर और एक रिस्ट को फ्लिक करके भी एक स्लोअर वन डाल लेता है।
यॉर्कर्स पे बहुत मेहनत किया इस बार आईपीएल में। जितना मैंने सुना है, उसका इंटरव्यू भी एक आया है कि डेविड मिलर और ट्रिस्टियन स्टब्स को डेथ पे बहुत ज्यादा यॉर्कर करने की कोशिश किया नेट्स पे, और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन यॉर्कर मुझे अभी तक उतना खास नहीं लगा, लेकिन बंदे के पास बाउंसर है, स्लो रन बहुत इफेक्टिव, और शुरू में थोड़ा बहुत स्विंग भी मिलता है। इस बार बॉल से भी एमपी टी20 में बेहतरीन बॉलिंग किया है। 9 इनिंग्स पे 13 विकेट, 9.8 का इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी बहुत अच्छा है क्योंकि इस बार एमपी टी20 में 250 रन बना है और 250 रन चेस भी हुआ है। ठीक है, तो इस प्लेयर पे नजर रखना पड़ेगा। मुझे लगता है एक ब्रेक थ्रू सीजन आने वाला है, क्योंकि अब इस मैच पे बहुत अच्छा कर सकता है मध्य प्रदेश के लिए, उसके बाद विजय हजारे में अच्छा कर सकता है, फिर आईपीएल आएगा उधर भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो माधव तिवारी शायद आपको 1 या 1.5 साल बाद इंडिया की टीम में फर्स्ट ट्रैक होते हुए नजर आ सकता है, और उसका फिटनेस भी काफी अच्छा लगा है, फील्डर भी बहुत अच्छा है। मेरा दूसरा नाम है सूर्यन शेड्गे। अब मुझे पता है कि आप लोग गाली दोगे कि भाई सूर्यन शेड्गे ने क्या कर लिया, अभी आयरलैंड के साथ एक मैच खेला है, इंग्लैंड के साथ एक मैच खेला है, ना बैट से कुछ किया है, बॉल से भी मार खाया है, 2 ही मैच खेला है। और आपको समझने आप चाहिए कि दोनों मैच अंडर प्रेशर। पहला मैच जब आयरलैंड के साथ इंडिया एक मैच हार चुका था, दूसरा मैच पे आया है, इंग्लैंड के साथ 3-0 से आप पीछे थे, चौथा मैच खेलने आया है, और जब जब बैटिंग करने आया इंडिया के लिए, अगर आयरलैंड वाला मैच देखो 109 for 6 था इंडिया, अगले 23 बॉल पे कुछ 40 के ऊपर रन चाहिए था, तब आया अंडर प्रेशर। इंग्लैंड के खिलाफ जब आया है बैटिंग करने, तब ऑलमोस्ट रिकॉर्ड रन रेट 20 टच कर रहा था, तब आया है। तो अंडर प्रेशर आप 2 मैच के बेसिस पर उसको जज नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि बॉल से भी मार खाया, लेकिन अभी जो श्रीलंका में गया था इंडिया ए की तरफ से सूर्यन शेड्गे, 29 ओवर्स बॉलिंग किया, और मैं आपको बोल सकता हूं ये मेरा गारंटी है क्योंकि मैंने पूरा देखा है वो हर एक मैच, हर एक ओवर। इंप्रेसिव है यार, इंप्रेसिव। ये स्पेस उतना नहीं है, लेकिन उसका ऑफ कटर वेरिएशंस काफी अच्छा है, यॉर्कर भी डाल लेता है, यॉर्कर काफी अच्छा है सूर्यन शेड्गे के पास। बस शायद पेस में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, बैटिंग से तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इसमें से एक मैच जो श्रीलंका के साथ हुआ, जो मैच टाई हुआ था, जहां पे झगड़ा हुआ था अंपायर के साथ, उधर एक टाइम पे इंडिया 143 for 7 था। वो पिच बहुत टफ था, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्रगल कर रहा था, तिलक वर्मा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर स्ट्रगल कर रहा था, उधर 143 for 7 उधर से जैसे विपरज के साथ इनिंग्स को बिल्ड किया और जिस हिसाब से एक्सेलरेट किया, बैटिंग से बहुत अच्छा बैट्समैन है। एज ए फिनिशर आप उसको बहुत जल्दी इंडिया की ओडीआई टीम में भी देख सकते हो। कोई भी इंजर्ड होगा तो आ जाएगा, मैंने पहले भी कहा ये चीज, और बॉल से भी अच्छा खासा कर सकता है। इस बार स्मैट में जो करेगा, मुंबई के लिए विजय हजारे में जो करेगा, वो देखना बाकी है। बट एज एन ऑलराउंडर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो इंडिया को दोनों फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करते हुए आपको नजर आएगा, और मुझे बहुत टैलेंटेड लगता है। बॉल से थोड़ा और काम करने की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। मेरा तीसरा नाम थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, वो है हर्षित राणा। एक बार सुन लो, एक बार आपने हेट और जो भी डिसलाइक है हर्षित के लिए वो साइड में रखो, एक बार सुन लो। अगर आपने हर्षित राणा को बैटिंग करते हुए देखा है, और जब जब उसने बॉल को टाइम किया है, थोड़ा सा गौर से आवाज सुनना। जब बॉल बैट के मिडल पे लगता है, वो आवाज सुनना, पता लगता है कि हर्षित राणा का रिस्ट पे पावर कितना है और कितना पावर वो जनरेट कर सकता है ना। वो दिस इज इमेंस यार, इमेंस। हर्षित राणा विद द बैट कैन बी वेरी डेंजरस। और देखो, एक प्लेयर को अगर आपको बनाना है ऑलराउंडर, हर्षित को हम ग्रूम कर रहे हैं ऑलराउंडर, आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। और ऊपर भेजने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया 40 for 5 हो चुका है, 50 पे 5 हो चुका है और आपने ऊपर भेज दिया, ये नहीं है। विदाउट एनी प्रेशर की कभी अच्छे सिचुएशन पे उसको ऊपर भेज के देखो। मुझे लगता है कि हर्षित के पास वो पोटेंशियल है एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनने का व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे। वन सेकंड में बात कह रहा हूं, अगर आप बैटिंग तो देखोगे, जब उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी मारा था दिल्ली के लिए, वो शानदार इनिंग्स था। एक शॉकिंग स्टेट्स अगर आप देखोगे, उसने 19 फर्स्ट क्लास इनिंग्स पे बैटिंग किया है, उसमें 28 छक्का मारा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में कब कोई बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन भी कम इनिंग्स खेल के ज्यादा छक्का मारा है। 19 इनिंग्स पे 28 छक्का रेड बॉल क्रिकेट में इज ह्यूज। ओडीआई में 121 का स्ट्राइक रेट है और 25 का एवरेज चल रहा है। ग्रेट फॉर नंबर 8 बैट्समैन जो अभी अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है ना। उतना ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उतना ज्यादा लिस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला हर्षित राणा। जो 2 इनिंग्स उसने खेला है बैट से इंडिया के लिए, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थर्ड ओडीआई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से हमें एक भरोसा दिया था, बिलीव दिया था कि नहीं हम वो मैच जीत सकते। कुछ शॉट्स ऐसे लगाए हर्षित जहां पे विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड से शॉक था कि कैसे मारा है। आयरलैंड के खिलाफ सेकंड टी20 ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली जीता दिया था। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, आयरलैंड के खिलाफ स्क्वायर बाउंड्री स्पेशली काउ कॉर्नर इतना बड़ा था, बड़े से बड़े बैट्समैन क्रॉस क्लियर नहीं कर पा रहा था, जहां पे हर्षित 2 छक्का काउ कॉर्नर के ऊपर से मारा था।
इमेंस पावर जनरेट कर सकते हैं बॉल से। वो क्या कर सकते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 14 ओडीआई में 26 विकेट, 12 टी20 में 16 विकेट। एक बॉलर जो 145 आराम से टच कर सकता है। बाउंसर बेहतरीन है, यॉर्कर अच्छा है, वेरिएशन अच्छा है, लेटरल मूवमेंट तो बहुत खास मिलता है। और हर्षित के पास सब कुछ है, एक फिटनेस छोड़ के सब कुछ है जो उसको ओडीआई या टी20 फॉर्मेट पे नंबर 7 या 8 के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर बना सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आगे जाके अगर आप टी20 या ओडीआई में बैट से हर्षित ना अगर इंडिया को एक मैच जीता के दे दे, आप शौक मत होना, ये मत बोलना मैंने नहीं कहा था, ठीक है। मेरा अगला नाम है अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन को मैंने बॉलिंग करते हुए बहुत पहले भी देखा है, लेकिन इस बार मुंबई टी20 में बैटिंग करते हुए देखा है। शायद पावर रेटिंग उतना खास नहीं है, लेकिन वो होता ना एक जेनेटिकली, मैं 2 नेपो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा आज, उसमें से एक अर्जुन तेंदुलकर है। जेनेटिकली शायद वो आए, काम फैक्टर है ना। मैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर वो शायद वो लेफ्ट आर्म बॉलर और बैट्समैन है जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे 50 ओवर के मैच या फिर टेस्ट मैच पे इंडिया के लिए एक फ्यूचर में जाके एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। यॉर्कर्स उसका हमेशा अच्छा रहा है, उसको स्विंग काफी अच्छा मिलता है और बाउंसर भी उसका अच्छा है। अभी तक जितने भी बॉलर का नाम मैंने मेंशन किया उसमें सबसे अच्छा यॉर्कर अर्जुन तेंदुलकर का है, मैं आपको ये बोल देता हूं। इस बार मुंबई टी20 में 104 रन बनाए, 148 का स्ट्राइक रेट था, एक इनिंग्स में 34 बॉल पे 64। इंप्रूवमेंट दिख रहा है जितना मैंने पहले अर्जुन को बैटिंग के साथ देखा था, और इस बार जो सीजन था वो अच्छा बेटर लगा मुझे, इंप्रूव लगा। और बॉल से भी 7 विकेट लिया, इकोनॉमी 8 के नीचे है। मुझे लगता है इस बार गोवा के लिए एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में वो बैट से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा गोवा के लिए। और मैं 2 से या 3 सेंचुरी, अभी जो दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट होगा उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, जो भी है रणजी में मुझे लगता है कि उसका बैट से बहुत ज्यादा रन आने वाला है इस बार। और अर्जुन तेंदुलकर मैं फिर से कह रहा हूं, टी20 फॉर्मेट को तो साइड पर रखते हैं क्योंकि पावर हिटिंग कैपेबिलिटी उतना नहीं है, लेकिन 50 ओवर का फॉर्मेट और रेड बॉल क्रिकेट में एक बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कि एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। मेरा अगला नाम है रामाकृष्ण घोष। और घोष के लिए मुझे इसलिए बुरा लगता है कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से उसको यूटिलाइज करना चाहिए था, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही जगह महाराष्ट्र के लिए और सीएसके के लिए उसको यूज नहीं किया। और चेरी ऑन टॉप है ना, इन्हें नेगेटिव हुए कि एक मैच खेला उधर ही इंजर हो गया। लेकिन रामाकृष्ण घोष अगर आप उसको देखोगे जो सीजन उसका पिछले साल गया है, ही कैन बी ए वेरी वेरी डेंजरस बैट्समैन, है ना। पिछले साल विजय हजारे में 225 रन, 119 का स्ट्राइक रेट, रणजी में 2024-25 वाला सीजन में 311 रन, 52 का एवरेज, 1 रन के लिए एक सेंचुरी मिस किया था। बॉल से आईपीएल में क्या कर सकता हमने देख लिया, एक ही मैच पे हिट द डेक बॉलर है, हार्ड लाइन अच्छा डालता है, इसका यॉर्कर भी अच्छा, आपको याद ही होगा विजय हजारे में गोवा के अगेंस्ट 6 रन डिफेंड करना था लास्ट ओवर में, बैक टू बैक 2 ओवर मेडन डाला था, 48 और 58 ओवर ललित यादव के सामने। रणजी में 17 विकेट लिया है, विजय हजारे में 17 विकेट। अभी तक मैंने जितने भी प्लेयर का नाम दिया, और पावर हिटिंग भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलता है रामाकृष्ण घोष, हाइट उसका बहुत अच्छा है। जितने भी प्लेयर्स का अभी तक मैंने नाम लिया उसमें तीनों फॉर्मेट पे अगर कोई ऑलराउंडर बन सकता है वो है रामाकृष्ण घोष। अगर वो फिटनेस पे काम करे, वो फील्डर भी अच्छा है, बहुत डिसेंट फील्डर है, अगर वो अपने आप को मेंटेन करेगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस तीनों फॉर्मेट पे, मैं फिर से कह रहा हूं अभी तक जितने भी प्लेयर्स का नाम लिया मैंने ये वीडियो बनाया व्हाइट बॉल फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन तीनों फॉर्मेट पे एक प्लेयर जो पोटेंशियल मुझे दिखा रहा है आज के दिन वो है रामाकृष्ण घोष। और मैं चाहता हूं इस बार डोमेस्टिक सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ उसको थोड़ा बैटिंग से ऊपर प्रमोट करे, और आईपीएल जब स्टार्ट हो अगर ऋतुराज कैप्टन रहा तो उसको हर मैच खिला, ऐसा नहीं 7 मैच ड्रॉप करके 8वां मैच खेला जहां पे वो इंजर्ड हो गया। रामाकृष्ण घोष इज ए ग्रेट टैलेंट, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मेरा अगला नाम जो सुन के शायद आप मुझे बहुत गाली दोगे, लेकिन मैंने क्यों कंसिडर किया मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं, वो है तुषार देशपांडे। मैं आपको एक चीज कहता हूं, सोशल मीडिया पे पिछले 1 साल में जितने भी तुषार देशपांडे के बैटिंग क्लिप्स है वो जाके एक बार देखो, जो बैट से आवाज आ रहा है ना, ट्रेमेंडस पावर क्रिएट कर तुषार देशपांडे, ट्रेमेंडस ह्यूज। और मैंने थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश किया, जितना मुझे पता चला कि इस बार नेट्स पे राजस्थान रॉयल्स के लिए उसने यशराज पुंजा, रवि बिश्नोई, नंड्रे बर्गर को बहुत मारा है, मतलब बाउंड्री क्लियर कर बड़े बड़े छक्का मारा है। और जो मैं मुंबई टी20 देख रहा था इस बार 31 का एवरेज, 188 का स्ट्राइक रेट, आईपीएल में उतना बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उधर भी 185 का स्ट्राइक रेट है। रणजी में 2024 वाला सीजन में मुझे जितना याद है क्वार्टर फाइनल में एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी मारा था जहां पे उसका और शार्दुल ठाकुर का एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ था। बॉल से स्विंग मिलता है उसको, जिस हिसाब से उसको यूज करना चाहिए न्यू बॉल उसको मिलता नहीं आरआर के लिए।
डेथ पे पहले दो मैच में काफी अच्छा बॉलिंग किया, एक मैच तो जीटी के अगेंस्ट अकेले दम पे जीता था डेथ पे। बॉलिंग से वंस अगेन आप ऐसे हाईवे पिचेस बनाओगे तो उतना आप जज नहीं कर पाओगे, जो मेरा पहला रीजन ही था कि आप क्यों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्यों बॉलर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहे, है ना। वन ऑफ द मेन रीजन कि आपके हाईवे पिचेस और इंपैक्ट प्लेयर रूल। लेकिन तुषार देशपांडे वंस अगेन मुझे लगता है, एक मैंने अर्जुन तेंदुलकर का कहा है कि मुझे लगता है कि रणजी में बहुत रन मारेगा इस सीजन गोवा के लिए, और एक तुषार देशपांडे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुंबई इतना हाईली स्टार स्टडेड टीम है तो बैटिंग करने को उतना मौका नहीं मिलता शॉर्टर फॉर्मेट में, लेकिन रणजी में मुझे लगता है तुषार देशपांडे वंस अगेन एक सेंचुरी 70-80 का बहुत सारे इनिंग्स खेल के जाएगा, इनफैक्ट शार्दुल से बेटर परफॉर्म करके जाएगा बैट और बॉल दोनों से। मुझे ऐसा लगता है तुषार देशपांडे पे नजर रखना पड़ेगा, ये आपका ओडीआई फॉर्मेट में कभी भी आ सकता है और अच्छा कर सकता है। मुंबई T20 में इस सीजन 12 विकेट लिया है, 6.56 का इकोनॉमी है। मुझे तो लगा कि बैटिंग से बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। वन सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर 6 का बैट्समैन है, नंबर 5 का बैट्समैन है, लेकिन 8-9 पे आके भी तुषार देशपांडे कैन डू ए सीरियस डैमेज विद द बैट, ऐसा मुझे एक सीरियस फीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो मैंने पहली बार देखा खेलते हुए अभी महाराजा लीग पे जो कर्नाटका में होता है, बेंगलोर में होता है, वो है राहुल द्रविड़ के बेटे सामित द्रविड़। वंस सेकेंड जेनेटिकली शायद गिफ्टेड, एक बहुत ही कामनेस लेके आता है, बहुत ही पेशेंस लेके आता है। अब जो मैं समित की बात कर रहा हूं, मुझे शायद ये बोलना जरूरी है, T20 फॉर्मेट में मैं उसको देख नहीं रहा हूं। ठीक है, T20 फॉर्मेट में उसको देख नहीं रहा हूं, उतना पावर हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ज्यादा टेक्निकल प्लेयर है, तो ओडीआई फॉर्मेट के लिए एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। वन सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि अतीत सेठ हो जाए, मोहित जंगरा हो जाए, उनसे पहले आप शायद इसको इंडिया ए या फिर इंडिया के लिए खेलते हुए देखोगे। राइट आर्म मीडियम पेसर जिसने 14 विकेट लिया है, 9.33 का इकोनॉमी है, बैट से 191 रन बनाए, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है 128, लेकिन पेशेंस है, लंबा इनिंग्स खेल सकते हैं। वंस अगेन सामित द्रविड़ वो प्लेयर है, एक मैंने अर्जुन तेंदुलकर का नाम लिया, एक सामित द्रविड़ जो रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर सकता है आगे जाके, बहुत ही खास मुझे लगता है, बहुत ही ऑनफील्ड बिहेवियर, मुझे बहुत ऐसा लगा कि नहीं इस बंदे में इनबॉर्न एक मेंटल मैच्योरिटी है जो अर्जुन तेंदुलकर के पास भी है। दोनों प्लेयर मतलब शायद उतना खास प्लेयर नहीं है, उतना मतलब हेविली हाइप करने वाला प्लेयर नहीं है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कामनेस लेके आता है, आई मीन इनहेरिटेड है वो चीज़। ठीक है, और मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, और एक प्लेयर है RS अम्बरीश, तमिलनाडु के, 19 साल के, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, जहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर, जहाँ पे काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में 11 विकेट लिया था। अभी बैट से वन सेकंड, अभी SRH के साथ वो है, बैट से उतना पावर जनरेट नहीं कर सकता है, लेकिन वन सेकंड ओडीआई फॉर्मेट पे वैल्यूएबल 30-40 रन ऑलमोस्ट हर मैच पे बना के दे सकते हैं RS अम्बरीश। टाइम लगेगा, और इनफैक्ट SRH के पास गया तो आई एम होपफुल कि वो लोग एक बहुत अच्छा प्लेयर बना के वो देगा। SRH के पास जितने भी यंगस्टर अभी रिसेंट टाइम्स पे गया है वो बेटर होके ही निकले, तो RS अम्बरीश एक प्लेयर है जिस पे आप नजर रख सकते हो, फ्यूचर में आपको इंडिया के लिए शायद फ्रीक्वेंटली खेलते हुए नजर आएगा, और SRH के लिए भी 1-2 मैच खेल सकता है। मेरा एक आखिरी नाम है अरशद खान। ठीक है, ये भी आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, इंडिया ए के लिए भी रिसेंटली खेला है अरशद खान। अगर आपने इंडिया ए वाला सीरीज देखा भी श्रीलंका में जो हुआ है, डेथ पे उसके यॉर्कर्स ब्रिलियंट। एक मैंने अर्जुन तेंदुलकर का नाम लिया जिसका यॉर्कर मुझे बहुत खास लगा, बहुत इंप्रूव लगा है। दूसरा मेरा नाम होगा अरशद खान, जिसका एक लेफ्ट आर्म का यॉर्कर हमेशा से खास लगता है, जो इन स्विंगिंग यॉर्कर है, और अरशद के पास वो है, इन स्विंगिंग यॉर्कर है, मतलब उसने मुझे लगता है कि मास्टरी कर लिया इस चीज में, यॉर्कर्स में बहुत अच्छा है। बैट से अरशद खान पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनफैक्ट स्मैट में इस साल मतलब लास्ट साल 160 का स्ट्राइक रेट था, रणजी में भी हमेशा 30-40 रन आपको बनाते हुए नजर आएगा। अरशद खान मुझे ऐसा लगता है कि बैट से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और कहीं भी कभी भी कोई इंजर्ड होगा तो मुझे लगता है अरशद खान को आप इंडिया के लिए ओडीआई फॉर्मेट में बहुत जल्दी आप देख सकते हो, उसमें टैलेंट है, अरशद खान को टैलेंट है कि वो अच्छा खासा बैटिंग आपको करके दे सकता है। वन सेकेंड, मैं हार्दिक या नीतीश कुमार रेड्डी के साथ कंपेयर नहीं करूंगा अभी के लिए। अरशद खान इज मोर ऑफ ए नंबर 7, नंबर 8 बैट्समैन हु कैन गिव यू प्रॉपर 10 ओवर्स, मोर ऑफ ए बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन हु कैन बैट, और कभी अगर 20 बॉल 35-40 चाहिए तो अरशद खान कैन चेज फॉर यू, उसमें वो टैलेंट है, पावर हिटिंग वो भी कर सकता है। जाते जाते मैं एक आखिरी नाम लूंगा, पौंडीचेरी, जो पहले मुंबई में था अमन खान, वो पौंडीचेरी में चला गया, अब CSK के लिए है। अनबिलीवेबल पावर है उसके पास, इतना आसानी से बाउंड्री क्लियर कर लेता है। मैंने डोमेस्टिक में पिछले 1 साल मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया डोमेस्टिक, अभी भी देख रहा हूं जो छोटे मोटे T20 लीग चल रहा है, अभी डोमेस्टिक स्टार्ट होने वाला है अगस्त के एंड से। अमन खान इज वन सच प्लेयर जिसके पास ट्रेमेंडस पावर है, उसका मिस टाइमिंग भी बाउंड्री क्लियर कर सकता है। इनफैक्ट शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल रणजी में उसने
113 या 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया रणजी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ठीक है। और उसका पौंडीचेरी लीग भी बहुत अच्छा गया था। अमन खान का बस ये प्रॉब्लम है, बॉलिंग से उतना इंप्रूव कर नहीं पा रहा है, ठीक है। उसका पेस भी उधर ही अटक गया शिवम दुबे जैसा। और मैं तो आईपीएल में भी पूरा टाइम कह रहा था कि इससे बेटर है कि अमन खान को खिला लो, प्रशांत की जगह अमन खान को खिला लो। ट्रेमेंडस पावर है, मैं उम्मीद करता हूं कि अमन खान अगले साल सीएसके के लिए खेलेगा और इसका भी डोमेस्टिक में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पौंडीचेरी के लिए एक बेहतरीन सीजन जा सकता है। तो कुल मिला के मेरा दो नाम बहुत ज्यादा मैं हाईलाइट करूंगा, एक रामाकृष्ण घोष जो मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो दम है उस बंदे पे। एक माधव तिवारी जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर सकता है। अर्जुन और समित पे वो क्वालिटी है कि वो रेड बॉल क्रिकेट या फिर 50 ओवर क्रिकेट पे आपको नीचे आके अच्छा खासा बैट से कंट्रीब्यूट कर सकता है, रिलायबल बैट्समैन है और बॉल से काफी अच्छा कर सकता है। और हर्षित राणा मुझे ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट पे या फिर ओडीआई में इंडिया को बैट से आपको बहुत ही जल्दी मैच जिताते हुए नजर आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अगर बुरा लग सकता है मैं आतिश सेठ, मोहित जंगरा और राज अंगद बाबा को कंसिडर नहीं किया हूं, लेकिन मैंने बीसीसीआई का माइंडसेट और जिस हिसाब से गेम चलता है उस हिसाब से कंसिडर किया है। स्पेशली मोहित जंगरा का मैं बात करना चाहूँगा, जो सर्विसेज के लिए बैटिंग से गया है वो थोड़ा बहुत ही खराब गया, बिलो एवरेज बैटिंग गया पिछला सीजन। देखते हैं सीजन क्या करेगा, है ना। मुरा सिंह के लिए आई फील सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब तक आईपीएल में बिकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट से जहां से वो खेलता है त्रिपुरा से, उनको एटलीस्ट उनकी तरफ से मुझे लगता है कि स्टेट चेंज करके कोई बड़े स्टेट के लिए रणजी खेल लेना, डोमेस्टिक खेल लेना चाहिए, बेटर होता उनके करियर के हिसाब से। लेकिन अभी के लिए आई एम सैड टू से कि शायद बीसीसीआई कंसिडर नहीं करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।